पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। यानी आपने देखा होगा जब भी किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो उस पोजीशन को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, और उस बॉडी की पोजीशन में चेंज करने के लिए जो वर्क करना पड़ा वही वर्क स्टोर हो जाता है उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों को अच्छे से याद होगा, आप लोगों ने ये फिजिक्स में पढ़ा था, वो वाला जो चैप्टर था आपका ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में काफी पढ़ते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है m, तो उसे h हाइट तक ले जाया गया। किस हाइट तक ले जाया गया? h हाइट तक ले जाएगा। तो जब h हाइट तक ले जाएगा तो कोई ना कोई वर्क किया गया, और तो जो वर्क किया जाता है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये आप लोगों ने देखा था वहां पे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी हाइट पर ले जाने पर, हाइट पर ही ले जाने पर नहीं, पोजीशन चेंज करने पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप लोगों को याद हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर किसी चीज को खींच के उसकी पोजीशन चेंज कर दो तो उसमें भी एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसे भी बोलते थे हम पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को अगर क्लियर है तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी नाम से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के यानी चार्जेस की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है? इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन। यानी डेफिनेशन वही है कि अपने पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी स्टोर होती है उसी एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं तो यहां पर आ गया वो सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी को कौन है? चार्जेस। तो क्लियर है? तो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी वहां स्टोर होती है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। When two like charges lie infinite distance, जब दो like charges यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, जब भी दो like charges infinite distance पर रखे हुए, यहाँ रखा है कहीं infinite रखा हुआ है, their potential energy is zero, उनकी potential energy क्या होती है? जीरो होती है, because no work has to be done in moving one charge at infinite distance from the other। यानी कि अगर दो चार्ज हैं और दोनों आपके infinite distance पर हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ये बोल रहे हैं ऐसा जीरो क्यों होती है? क्योंकि एक चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। वर्क क्यों नहीं करना पड़ता? थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो जैसे कि मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? कोई भी पॉजिटिव चार्ज है। अब कोई दूसरा तुम इनफाइनाइट क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज जब लेकर आओगे इसके पास तो ये क्या करेगा? उसे अपोज करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अपोज करेगा, इसे रोकने की कोशिश करेगा। तो क्यू नॉट को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, और जब वर्क करना पड़ता है वही स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात बताओ, यही क्यू नॉट हो आपका इन्फिनिटी पर, कहां पर है ये क्यू नॉट? इन्फिनिटी पर, बहुत दूर है। तो जब ये मूव कर रहा है तो इस चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ये कोई रोक नहीं रहा कि तुम अंदर मत आओ। तो यानी कि कुछ वर्क नहीं करना पड़ रहा, तो इन्फिनिटी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। तो यहां से मैं ये समझ आ गया कि अगर वर्क करना पड़ रहा है किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वहां पर हमारी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। बिल्कुल क्लियर है? अगर वर्क नहीं करना पड़ रहा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। आगे देखते हैं। व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोजर टू वन अनदर वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन। जब भी लाइक चार्जेस को या जब भी दो पॉजिटिव चार्जेस को क्लोज लाया जाएगा तो उनके बीच में लग रही है रिपल्सिव फोर्स। तो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इसका मीनिंग क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स हम उस फोर्स को बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है अपने पाथ को लेकर। जैसे ध्यान से समझना, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में कुछ डब्ल्यू वर्क हुआ, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चाहे ऐसे जाओ तब भी डब्ल्यू वर्क होगा, ऐसे जाओ तब भी वर्क डब्ल्यू होगा, ऐसे जाओ तो भी डब्ल्यू वर्क होगा, ऐसे जाओ तो भी डब्ल्यू वर्क होगा। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए आप कोई भी पाथ चुनो, कोई भी रास्ता चुनो, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है? ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि वही पाथ चेंज किया तो वर्क चेंज हो जाएगा। दो पॉइंट है, बात खत्म। चाहे सीधे चले जाओ तो भी वर्क उतना, चाहे ऐसे जाओ तो भी वर्क उतना। ये बात क्लियर है? आगे बोला गया है दिस वर्क गेट स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस, और यही वर्क स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। यानी फिर से एक बार समअप कर देता हूं सारी बातें जो मैंने बात की। एक आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लो, पॉजिटिव चार्ज मान लो, एक पॉजिटिव चार्ज है। कोई दूसरा चार्ज जब पास लाया जाएगा तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। जब ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो आपको वर्क करना पड़ेगा इसकी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। तो जो वर्क करना पड़ेगा इसके क्लोज लाने के लिए वो स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। यानी इन दोनों चार्जेस का क्या हो जाएगा? सिस्टम बन जाएगा एक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, उसी को कैलकुलेट करेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। क्लियर है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी। यानी इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की क्या होती है? सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यह है कि इन्फिनिटी से उठा के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट चार्जेस को अपनी अपनी पोजीशन पर रख दो, अपनी अपनी लोकेशन पर रख दो, तो जो उनकी पोजीशन है
उसकी वजह से जो वर्क करना पड़ा उस पोजीशन पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वही वर्क स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो वही लिखा है, पढ़ लो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन। अपनी अपनी लोकेशन पे असेंबल जो कर रहे हो चार्जेस को, उन चार्जेस को असेंबल करने में आपको जितना भी वर्क करना पड़ रहा है वही वर्क आपका एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा उस सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। बिल्कुल क्लियर है डेफिनेशन। तो आगे क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना। डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। यानी एक सिस्टम है जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस है और हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। बिल्कुल क्लियर है, स्टार्ट करूं मेरे भाई? ठीक है, ध्यान से समझना। एक पोजीशन P1 है, यहां पे Q1 चार्ज आया। तो एक बात बताओ, जब यहां कुछ भी नहीं था तो Q1 चार्ज को यहां रखा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वर्क करना पड़ेगा? कुछ भी वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई अपोज करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या ये बात कह सकता हूँ जो W1 होगा वो 0 होगा, हाँ कि ना? एक बात बताओ, जब कुछ है ही नहीं और तुम एक चार्ज को उठा के यहाँ रख देते हो पोजीशन पॉइंट P1 पे Q1 चार्ज को, तो जब कोई इसको अपोज करने वाला नहीं है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, तो आपको काम ही क्या करना पड़ेगा? तो मैं कह सकता हूँ वर्क डन 0। ठीक है भाई। एक और पोजीशन है P2 जो कि R12 डिस्टेंस पर है। R12 का मतलब क्या है? P1 से P2 तक का डिस्टेंस मैंने R12 से नोट कर दिया, मतलब 1-2। ठीक है, R12 डिस्टेंस है। अब किसी ने बोला कि Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आना है। अब देखो क्या होगा, जब ये इन्फिनिटी से चार्ज आएगा तो ऑलरेडी एक चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। तो इसको इन्फिनिटी से लाने तक कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। यानी Q1 चार्ज को लाने में तो कुछ नहीं करना पड़ा, बट Q2 चार्ज को लाने में क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि Q1 रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, इसीलिए वर्क करना पड़ेगा। तो देखेंगे Q2 को पॉइंट P2 तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? और जितना वर्क करना पड़ेगा वही एक्सप्रेशन आपका आएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। बात समझ आ गई है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बोलता है सपोज अ पॉइंट चार्ज Q1 इज एट रेस्ट एट पॉइंट P1 इन स्पेस। ठीक है, अभी अभी आपने देखा कि P1 पर आपका Q1 चार्ज है। ठीक है, सपोज अ पॉइंट P1 Q1 चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, इट टेक्स नो वर्क टू ब्रिंग द चार्ज Q1। इट टेक्स नो वर्क टू ब्रिंग द चार्ज Q1 एट पॉइंट P1 बिकॉज देयर इज नो वर्क अगेंस्ट। ठीक है, देयर इज नो फील्ड येट टू वर्क अगेंस्ट, यानी कोई फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जिसके अगेंस्ट वर्क करना पड़े। तो W1 हो गया 0, इक्वेशन 1 याद रखना। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चार्ज Q1 एट पॉइंट P2। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा P2 पर, पॉइंट P1 से पॉइंट P2 ले लिया ये लो, जो कि कितने डिस्टेंस पर है? डिस्टेंस बता देता हूं, R12। कितना है? R12। तो Q1 की वजह से जो पॉइंट P2 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? आप सब फॉर्मूला जानते हो, V इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यानी कि डिस्टेंस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, R मतलब यानी कि डिस्टेंस कितना? R12। तो कितना पोटेंशियल होगा Q1 की वजह से पॉइंट P2 पर? तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। बात समझ आ गई? बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। R12 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द P1 एंड P2, डिस्टेंस बिटवीन द P1 एंड P2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 आपका आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू द चार्ज Q1, या इसे V1 नाम दे देता हूं। ठीक है, मैंने पॉइंट P2 पे पोटेंशियल निकाल लिया। आगे देखते हैं क्या करेंगे। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है इफ चार्ज Q2 इज मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P2 द वर्क रिक्वायर्ड इज। अगर अब Q2 चार्ज को पॉइंट P2 तक लाया जाए, देखो पॉइंट P1 था, यहां पे Q1 चार्ज था, R12 डिस्टेंस पर पॉइंट P2 था, जिसका पोटेंशियल हमने निकाल लिया V1 है, पहले ही निकाल के रखा हुआ है। अब कह रहे हैं कि अगर इस Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाया जाएगा तो क्या वर्क करना पड़ेगा? तो कितना वर्क करना पड़ेगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब ये एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में भी, अगर आपको याद हो तो था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता था। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, याद है कि नहीं? यहाँ के ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W अपॉन Q, याद है? तो क्या अगर मुझे पोटेंशियल पता है और चार्ज पता है तो मैं वर्क निकाल सकता हूं V इंटू Q से? भाई ये फॉर्मूला पढ़ा है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। वर्क निकालना है तो मुझे उस पॉइंट पे पोटेंशियल पता हो और चार्ज पता हो, वर्क निकल आएगा। तो वही काम यहाँ करेंगे। W2 कितना होगा जो यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा? Q2 चार्ज को लाने में पॉइंट P2 पर कितना वर्क करना पड़ेगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? अभी निकाला, अभी निकाला कि नहीं निकाला? पोटेंशियल कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। तो पोटेंशियल पता है, चार्ज पता है, तो W2 कितना आ जाएगा? V1 इंटू Q2। वर्क डन कितना हो जाएगा? V1 इंटू Q2, यानी पोटेंशियल एट P2 यानी V1 और चार्ज Q2। V1 की वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q2, या कह सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q2। ओके मेरे भाई,
ठीक है, अब ये क्या निकल आया, वर्क डन निकल आया किसका, जो कि Q2 चार्ज को लाने में लगेगा कहां से, इन्फिनिटी से, किस जगह, P2 पॉइंट पर। तो उसका वर्क पता चल गया, उसका वर्क 0 था। तो बात आती है एज द वर्क डन इज स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम Q1 प्लस Q2। तो यही जो वर्क करना पड़ा वही स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो कैलकुलेट कर दो, U पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है W1 प्लस W2। W1 कितना था, 0 प्लस 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस वो कितनी होगी, 1/4 Q1 Q2 R12। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस कितनी होगी, तो वो हमने पता कर लिया। ठीक है, छोटी सी बात और कर लेते हैं आगे। अब एक एक्सप्रेशन निकाल देते हैं, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। यानी अभी अभी आपने देखा कि एक सिस्टम में 2 पॉइंट चार्जेस थे, Q1 था Q2 था। तो Q1 Q2 जो सिस्टम था उसके अंदर हमने निकाला कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब हम निकालना चाहते हैं डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। यानी अब कितने पॉइंट चार्जेस हैं, 3 पॉइंट चार्जेस है, 3 पॉइंट चार्जेस है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। P1, फिर वही बात मानता हूं, P1 पे चार्ज Q1 मान लिया, P2 पे Q2 मान लिया, P3 पे Q3 मान लिया। डिस्टेंस की बात कर लेता हूं, P1 से P3 R13 नाम दे दिया, 1 से 3 तक, इसलिए मैं 13 लिख देता हूं। 1 से 2 तक R12, 2 से 3 तक R23। तो आपको डिस्टेंस पता चल गया, पोजीशन पता चल गई। अब क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। नाउ वी ब्रिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P3। वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 एंड Q2 देयरफॉर। अब ऐसे मान लो Q1 Q2 तो ऑलरेडी आ चुके, Q1 आ चुका, Q2 ऑलरेडी आ चुका। अब Q3 कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है, कहां से आ रहा है, Q3 इन्फिनिटी से आ रहा है। तो एक बात बताओ, इन दोनों का तो अपना पोटेंशियल एनर्जी था ही, P1 पर जो Q1 चार्ज है, P2 पर जो Q2 चार्ज है, इनकी तो अभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ही ली है। आपने कितना वर्क करना पड़ा, अब हो क्या रहा है, P1 P2 के अलावा एक पॉइंट P3 है जिस पॉइंट पर Q3 चार्ज को लाया जा रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से लाया जा रहा है तो क्या होगा, P1 भी अपोज करेगा, P2 भी अपोज करेगा, या ऐसे कह लो P1 का भी पोटेंशियल होगा P3 पे, P2 का भी पोटेंशियल होगा। तो दोनों के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि P3 पर कितना वर्क करना पड़ेगा Q3 चार्ज को लाने में। तो देखते हैं कितना करना पड़ेगा। W3 इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल एट P3 ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। वर्क डन 3 निकालने के लिए, यानी कि जो वर्क डन करना पड़ेगा Q3 चार्ज को लाने में, वो कैसे निकलेगा, आपको पहले तो पता हो पोटेंशियल P3 पर कितना होगा ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड Q2। Q1 की वजह से भी पोटेंशियल, Q2 की वजह से भी पोटेंशियल, वो तो निकाल ही सकते, भी निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाई चार्ज Q3। तो देखते हैं कितना वर्क डन हो जाएगा। अब आपको पता है 1/4 Q1 अपॉन R13, ये क्या हो जाएगा V1। देखो P1 का यानी कि Q1 चार्ज की वजह से P3 पर कितना पोटेंशियल होगा, कैलकुलेट करते हैं। 1/4 चार्ज कितना है Q1, डिस्टेंस लगाएंगे तो किसके बीच डिस्टेंस लगेगा, Q1 से पॉइंट P3 का R13। तो वही लिखा है 1/4 Q1 R13। क्लियर है। अब इसकी वजह से निकालता हूं, Q2 की वजह से पॉइंट P3 पर कितना पोटेंशियल होगा, तो 1/4 चार्ज कितना है, चार्ज है आपका Q2, चार्ज है आपका Q2। अब क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन द P2 एंड P3। तो डिस्टेंस कितना है R23, फॉर्मूला लगा दो R23, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू द चार्ज Q2 कितना है 1/4 Q2 बाई R23। क्लियर है। अब आप देख रहे हो 1/4 यहां भी है, 1/4 यहां भी है। तो क्या किया, 1/4 कॉमन लिया, Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23, यानी ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आया। इतना पार्ट 1/4 Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23, ये निकल आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यानी P1 P2 पॉइंट पर जो आपके चार्जेस रखे हैं Q1 और Q2, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो पॉइंट P3 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आया, वो निकल के आया 1/4 Q1 अपॉन R13 प्लस Q2 अपॉन R23। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। आगे मल्टीप्लाई बाई Q3, जो पोटेंशियल था मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज से कर दिया, तो Q3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो Q1 Q3 Q2 Q3 R13 एज इट इज R23 एज इट इज, यानी जो वर्क करना पड़ा कितना करना पड़ा 1/4 Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। बिल्कुल क्लियर है। तो ये अपन का निकल के आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके लिए, जब अपन का एक सिस्टम है जिसमें कितने पॉइंट चार्जेस हैं, 3 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना होगा
टोटल वर्क डन ड्यू टू असेंबल द 3 चार्जेस। अभी अभी हमने पढ़ा ना, किसी भी सिस्टम के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जो इंडिविजुअल चार्जेस को असेंबल करने में, जो इंडिविजुअल चार्जेस को प्लेस्ड करने में वर्क करना पड़ा है उनका सम। तो ऐड कर दो W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 आपको पता है 0 था, W2 अभी भी आपने कैलकुलेट किया था कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में कितना आया था Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q1 Q3 बाई R13। यानी जो ये टोटल वर्क डन आपका निकल कर आया, ठीक है, इससे हटाई देता हूं जीरो वाले को, जो टोटल वर्क डन आपका निकल के आया वो कितना निकल आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q2 Q3 बाई R23 प्लस Q1 Q3 बाई R13। यानी ये तीनों का जो वर्क डन का सम था वो कितना आया, वो इतना आया। बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, किसके लिए, 3 पॉइंट चार्जेस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट तुम्हारे मन में रह गया हो या कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।